हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एक सवाल जो तुम लोग हमेशा से पूछ रहे थे, खास करके नीट 2024 वाले बच्चे, कि सर हमें जो अपना सीक्वेंस ऑफ चैप्टर या सीक्वेंस ऑफ टॉपिक है वो नए एनसीईआरटी के हिसाब से रखना है या पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से रखता है। और ये नेवर एंडिंग डिबेट है। हमें नहीं पता है कि एक्चुअली सिलेबस नए एनसीईआरटी से आएगा या पुराने एनसीईआरटी से आएगा। दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं। बट क्या हम एनटीए के भरोसे बैठ जाएं अभी से, या अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बनाएं जिसमें नए एनसीईआरटी का भी एसेंस हो और पुराने एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी तवज्जो दिया जाए, उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाए, ताकि हम एक अच्छा सिस्टमैटिक मॉड्यूल बना पाए और उसी सीक्वेंस में अपनी तैयारी करें। तो ये वीडियो उसी डायरेक्शन में है। मैंने डेटा लिया पिछले साल के नीट के पेपर का, मैंने डेटा लिया पुराने एनसीईआरटी का, मैंने डेटा लिया नए एनसीईआरटी का, सबको कंपाइल करके एक वेटेज वाइज टॉपिक लिस्ट बनाई जिसको आपको पहले करना चाहिए। तो ये वीडियो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वेटेज देगा आपको, चाहे वो नई एनसीईआरटी का हो चाहे वो पुरानी एनसीईआरटी का, और किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है, बट वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी बताने वाला हूं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। पहले तो मैं वेटेज दिखा देता हूं भाई कि क्या वेटेज रहता है जनरली इवैल्यूएशन। ठीक है, अब दो चीज याद रखिएगा, ये इवैल्यूएशन मैंने 200 क्वेश्चन के हिसाब से किया, मतलब मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी का बाइफरकेशन करके किया था। याद रखिएगा यहां पे वैसे तो 720 नंबर का ही पेपर आता है, मतलब 200 में से आपको कितने, आपको 180 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं। पता होगा आप लोगों को क्या पैटर्न, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। बेसिकली सेक्शन ए होता है, ठीक है, सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में तुम्हारा 15 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी के 15 में से आपको 10 करने पड़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम है, बॉटनी में भी सेम है और जूलॉजी में भी सेम है। तो मतलब सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होता है कि आप उन क्वेश्चंस को करें या नहीं करें, ठीक है। एनटीए अपने रेगुलेशन में बताती है कि रैशनल एनसीईआरटी, जो रैशनलाइज न्यू एनसीईआरटी है, उसके क्वेश्चन सेक्शन ए में रहते हैं, और जो एनसीईआरटी से पोर्शन हटाए गए थे उसके मिले जुले क्वेश्चन सेक्शन बी में रहते हैं, ताकि बच्चों को चॉइस हो कि वो उन क्वेश्चन को छोड़ पाए। पर क्या एनटीए इसको एक्चुअली फॉलो करती है? जवाब है नहीं। एनटीए ऐसा कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करती, और कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जो रैशनलाइज नई एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिल जाएंगे, और जो पुरानी एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन ए में देखने को मिल जाते हैं। तो इस पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो बेटा कुछ ऐसा वेटेज होता है आपका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बड़ा आपको हेल्प करेगा सिस्टमैटिक तरीके से अपना सिलेबस ट्रैकर बनाने में। मैंने एक सिलेबस ट्रैकर भी आपके लिए बनाया है, वो भी टेलीग्राम चैनल t.me/001 पे शेयर कर दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपना पूरा सिलेबस और टू डू लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए, अगर हम 11 क्लास का वेटेज देख रहे हो तुम और 12 क्लास का वेटेज देख रहे हो, बराबर बराबर लगभग ऑलमोस्ट वेटेज होता है, ठीक है, ये आपकी काम की चीज नहीं है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहले बता देता हूं, फिर मैं चैप्टर वाइज वेटेज बता दूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट फिजिक्स फॉर क्लास 11 सिलेबस, क्या हो जाएगा बेटा? मैकेनिक्स, ऑब्वियसली, है ना। अब मैकेनिक्स में तुम क्या है कि 1D कर सकते हो, 2D कर सकते हो, वर्क पावर एनर्जी कर सकते हो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कर सकते हो, ग्रेविटेशन कर सकते हो। रोटेशनल छोड़ भी दोगे अभी फॉर द टाइम भी तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो स्टार्ट आप यहीं से कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब रैशनलाइज एनसीईआरटी में तुम देखोगे ये पार्ट कुछ स्किप किया हुआ है, ठीक है, बट आप स्किप मत कीजिएगा। मैकेनिक्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा, इस पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लगभग 11 से 12 सवाल मैकेनिक्स का आता है, तो रोटेशनल का 3 सवाल आप हटा दो तो भी 8 से 9 सवाल आप मैकेनिक्स का यहां से
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट होता है कि सेमीकंडक्टर्स हो गए तुम्हारे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, काइनेमेटिक्स बता ही दिया, ये मैकेनिक्स का ही पार्ट आ गया, वर्क पावर एनर्जी बता दिया, और रोटेशनल मोशन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यू नीड टू प्रैक्टिस थरोली दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। अब इसको प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, देखो इन चैप्टर्स में ना सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझे, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें नए क्वेश्चन अब बनने बंद हो गए। तो बोलोगे आप सिमिलर क्वेश्चन सर मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, तो ऑब्वियसली सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको अगर वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, है ना। तो हमने बेटा यही किया कि जैसे आप जैसे आओगे, मैं आपको दिखा दूं, तो एनसीईआरटी मेरी किताब में दिखता है, तो मैं अगर मान लो फंडाबॉक्स ऐप पे आता हूं, ठीक है, या web.fundabox.in मेरा वेबसाइट है, आप वहां पे जाके ये देख सकते हैं, पीवाईक्यू की किताब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की पीवाईक्यू किताब 898 रुपीज में मिल जाती है। ठीक है, तो आपको फिजिकल बुक तो मिल ही रहा है, फिजिकल बुक के साथ उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तुम किताब में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे देखो, है ना, जैसे अगर मान लो कि मैं लेट्स से फिजिक्स का उठाता हूँ डेमो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो यूनिट एंड डायमेंशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, तुम प्रैक्टिस तो ऐप में भी कर सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो अगर तुम पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज करना चाहते हो। शक्ल जानी पहचानी लग रही हुई, अमन सर हैं ये, ठीक है, तो इन्होंने पूरी पीवाईक्यू की किताब रिकॉर्ड की है। सेम केमिस्ट्री के साथ भी है, सेम बायोलॉजी के साथ भी। तो पीवाईक्यूज अगर आपको परचेज करना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है इस पे पीवाईक्यूज पे, 898.5 रुपीज में आप तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पीवाईक्यू ले सकते हो। ठीक है, दूसरा बायोलॉजी फंडा बॉक्स 11th और 12th की अगेन ये किताब है बेटा, मैं वैसे तो लास्ट में बताने वाला था बट चलो जब बात चली तो मैं बता ही देता हूँ। 11th और 12th की ये बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब है, दोनों किताब अभी 76% डिस्काउंट पे मिल रहा है एज ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेल। आई थिंक कुछ कॉपीज बची हुई हैं, वो कॉपीज आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाएंगे, फिजिकल बुक प्लस अगेन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब देखो जाओगे तो पूरी बायोलॉजी की तैयारी तुम्हारी एक तरह से हो रही है। क्या लर्न, मतलब जहां पे आप वीडियो देख सकते हैं पूरे सब टॉपिक वाइज, उस सब टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसको पढ़ना चाहते हो अगर ऐप में तो ऐप में ही पढ़ लो, और अगर पढ़ना चाहते हो तुम अगर किताब से तो किताब से ही पढ़ लो। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, आप डे वन से सब कुछ की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो यू कैन गो एंड परचेज दिस राइट अवे। क्या जाना है, web.fundabox.in, और अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं फंडाबॉक्स का। ठीक है, तो यही वाली बात की। ठीक, अच्छा अब आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर, मॉडर्न फिजिक्स फ्रॉम क्लास 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आप इसी सीक्वेंस में अपने फिजिक्स की तैयारी कीजिए। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इन चैप्टर को दो। ठीक है, और मैं अगर मेरी बात मानोगे तो मैं जो रेकमेंड करूंगा तुम्हें, मैकेनिक्स से शुरू करो, बहुत इजी मैथ्स है मैकेनिक्स में, जो तुम मैथ्स से डरते हो। ठीक है, उसके बाद आप सेमीकंडक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो करो, पहले मैकेनिक्स फॉलो कर लो, रोटेशनल तुम बाद में कर सकते हो, तो मतलब मोशन इन 1D 2D, फिर उसके लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट साथ क्लब करके कर लोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी है तो ये कर लोगे। तो इन चैप्टर्स को अगर आप पहले करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हाई वेटेज चैप्टर कर लेंगे, और इतने चैप्टर्स करने से ही, सिर्फ इतने टॉपिक्स करने से ही आप लगभग नहीं कुछ भी तो 80 to 100 मार्क्स का कंटेंट तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इन टॉपिक्स को कर लीजिए, और उसके बाद इनके पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी कीजिए। बहुत जल्दी बेटा फिजिक्स इन 100 डेज हम लेके आ रहे हैं, और इन्हीं टॉपिक को पहले कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से बस लेक्चर लगाना है, पीवाईक्यू करना है, एग्जाम्पलर करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड यू आर गुड टू गो। तो इस तरह से आपके फिजिक्स का हम उद्धार कर देंगे। बात अगर हम केमिस्ट्री करें बेटा, तो केमिस्ट्री में देखो क्या है कि अगेन ऑर्गेनिक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं तुम्हारे नीट में। ठीक है, अच्छा और कुछ कुछ भी चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है तुमको।
हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो ये अगेन आप इन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, इन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। पूरा इसमें लिखा हुआ है आपको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे फॉलो करना है, ठीक है। बायोलॉजी की बात करोगे तो बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग जो कौन सा होता है बेटा, क्या, इकोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, लोग क्या कहते हैं इकोलॉजी को स्किप कर देते हैं, बट इकोलॉजी अभी तक का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है ना। 12 से 15 क्वेश्चन आप इकोलॉजी से देख लेते हो, ठीक है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों को मिला के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आता है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने अभी बोला था कि आपको बताया था कि एनएमसी अगर पेपर बनाएगी, अगर पेपर एनएमसी बना रही है, मतलब एनएमसी गाइड कर रही है बनाने के लिए एनटीए को, तो क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, है ना। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कहां से बनेगा, तो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से बनेगा, प्लांट फिजियोलॉजी से बनेगा, जेनेटिक्स से बनेगा, बायोटेक्नोलॉजी से बनेगा, सेल बायोलॉजी से बनेगा। यही 5-6 यूनिट है ना जहां से हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बनेगा। थोड़ी प्लांट किंगडम से कोई हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इनको आपको इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ना है, जैसा कि आपके फंडा बॉक्स की किताबों में दिया हुआ है ना। हमने एनसीईआरटी को इतना एम्पलीफाई कर दिया है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से इन चीजों को पढ़ पाएंगे। जैसे मैं बहुत एक बेसिक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं। अगर मान लो मैं कार्डियक साइकिल तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे तुम डेमो पहला ट्राई कर सकते हो, पहला चैप्टर फ्री है ना। तो जैसे सर्कुलेटरी पाथवे डबल सर्कुलेशन में आई थिंक आओगा, तो तुम कार्डियक साइकिल देखो, कार्डियक साइकिल देखो, तुमको मजा आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे डाला हुआ है सर्कुलेटरी पाथवे, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे में होगा, है ना। देखो कितने अच्छे तरीके से कार्डियक साइकिल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तुम देखो कोरिलेशन और इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के साथ पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एवरी पीवाईक्यू इज अ टैग, जो भी पीवाईक्यू आया होगा सवाल, जैसे लव डब का, लव डब में लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं, एनसीईआरटी बहुत अजीब सा लिखती है। देखो बिल्कुल ग्राफिकल डिपिक्शन के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, तो तुम्हारी लर्निंग कर्व बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाती है यहाँ पे, ठीक है। चल अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। खास करके इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन आपका रैंक डिसाइडर चैप्टर होता है। क्यों भाई, क्योंकि इवोल्यूशन में घुमा के क्वेश्चन आ सकता है ना। इवोल्यूशन में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा क्या नाम था उसका, सिलीफाइटॉन, जोस्टेरोफाइलम, वहां से सवाल आ जाता है जो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। तो इट इज अ रैंक डिसाइडर चैप्टर, ठीक है। फिर अगेन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सेल हमने ऑलरेडी कर लिया, इसका भी काफी अच्छा वेटेज है। और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज है, और आश्चर्य तुम्हें यह आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन का वेटेज ज्यादा है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वेटेज ज्यादा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और उसी तरह से अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजाइज करना है। बेटा देखो ये जंग है, जंग में जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी होती है ना, आप जरूरी नहीं आप बहुत माइटी बहुत बलवान हो, अगर आपका इंटेंट अच्छा, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो भी आप कम एफर्ट डाल के सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बिल्कुल मार करके दे दिए, इनको आप अपने सिलेबस ट्रैकर में सबसे पहले रखेंगे और इनको सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर तुम टॉपिक वाइज वेटेज है, तो टॉपिक वाइज वेटेज और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। मैं पूरी पीडीएफ पढ़ने का कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो तुम इसके हिसाब से परसेंटेज देख सकते हो, और इसी परसेंटेज को, ये क्यूमुलेटिव निकाला हुआ है 2020, 21, 22, 23, 4 साल का क्यूमुलेटिव निकाल के ये परसेंटेज आपके लिए बना के गया है। तो ये पीडीएफ आप पूरा देख लीजिएगा, और इस पे आपको समझ में आ जाएगा कौन से सब टॉपिक पे कितना एफर्ट डालना है या कितनी प्रायोरिटी डालनी है, ठीक है। तो इसी के सीक्वेंस में आप लेक्चर प्रिपेयर कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता ही दिया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम देख लेना, बायो का मैं एक बार तुम्हें लाइव में ही समझा देता हूं। जैसे आप देखो यहाँ पे कि लिविंग वर्ल्ड से एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। प्लांट किंगडम से एक सवाल आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 सवाल आता है। कहां से आता है, वायरस वायरोइड पे एक सवाल आता है ना। एक सवाल तुम्हारे एग्जाम्पल पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेंटली आपको पता होना चाहिए भाई यहां से तो सवाल आता ही आता है। यहाँ पे पीवाईक्यू टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं किताब दिखाऊं आपको, तो आप बता दोगे ना कहां से सवाल आता है। अगर मैं चैप्टर 1, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं अगर किताब लेट से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोलूं, यहाँ पे देखो, तो ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा पीवाईक्यू टैगिंग, लाल लाल से जो दिख रहा है, जहां पे मेरा हाथ है, यहाँ पे देखो हाथ है ना, दोनों जगह जहां पे हाथ है वो पीवाईक्यू टैगिंग है। तो जहां पे आपको लाल ज्यादा दिख रहा है, या जहां पे पीवाईक्यू टैग ज्यादा दिख रहा है, मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उस पर आप थोड़ा और तवज्जो दीजिए, उस पर आप थोड़ा और नजर मारिए, ताकि आपकी गलती होने की गुंजाइश कम हो जाए। तो मतलब नॉर्मल तुम किताब अगर रिवाइज करो 5 बार,
तो उन पर्टिकुलर टॉपिक को, जो हॉट टॉपिक है जिसमें पीवाईक्यू आ गया, उनको आप 10 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो देयर आर टू वेज टू डू इट। पहला कि तुम एनसीईआरटी में अपने पीवाईक्यू खुद से टैग कर दो, दूसरा आप रेडीमेड किताब खरीद लीजिए और पीवाईक्यू टैग कर लीजिए। सेम यू हैव टू डू फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, है ना। चल, फिर आ गया एनिमल टिश्यू एनाटॉमी में 3 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी में 1 क्वेश्चन। ये वेरी करता है, कभी कभी प्लांट मॉर्फोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन आता है, एनाटॉमी में कम आ जाता है, तो यूनिट वाइज के हिसाब से तुम इसको देख लेना, ठीक है। बट ये वेरी करता है, कभी प्लांट मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल पे 4 क्वेश्चन आ जाएगा, प्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये वो, ठीक है। तो ये आगे पीछे कभी कभी शफल करता है, ठीक है। सेल साइकिल से तुम देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 5 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 2 क्वेश्चन। अगेन ये वेरी करता है, कहीं कहीं तुमको देखेगा सेल साइकिल, जैसे पिछले साल सेल साइकिल से 3 क्वेश्चन आ गया था, है ना, और एग्जैक्टली जो हमने क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन आ गए थे। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से थोड़ा कम आए थे, तो बट यूनिट से लगभग 14% क्वेश्चन आता है। प्लांट फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चन, अगेन मिनरल न्यूट्रिशन से 1 क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन साइकिल का या मिनरल डिफिशियंसी का कौन सा है। प्लांट ग्रोथ से 2 क्वेश्चन आता है, ग्रोथ हार्मोन पे डायरेक्टली आ जाता है। रेस्पिरेशन से रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे क्वेश्चन या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से वाटर पोटेंशियल वगैरह पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। जेनेटिक्स से आपका 10 सवाल आता है, इनहेरिटेंस से सबसे ज्यादा सवाल आता है, मॉलिक्यूलर से थोड़ा कम आता है, माइक्रोब से 1 सवाल आता ही आता है, वो वाले सवाल जो तुम्हारे पेक्टिनेज, लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन। तो तुम देखोगे, अगेन फिर मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, मैं बार बार क्यों तुम्हें पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, रीजन ये है। जैसे अब देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें कि अगर मैं कैसे बोल पा रहा हूं इतने कॉन्फिडेंटली कि भाई ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पे देखो, अब अगर मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खोलता हूँ, ठीक है, ये आ गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो तुमको पहले एक जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, रॉकफोर्ड चीज वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, है ना, लैक्टिक एसिड बैसिलस, यहाँ पे देखो पीवाईक्यू टैग्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम आओगे, फिर तुम्हारा जो साइक्लोस्पोरिन ए वाला जो डब्बा है, यहाँ पे देखो हर बार सवाल आया, यहाँ देखो लाल है पूरा, एस्परजिलस, साइक्लोस्पोरिन ए, ये पूरा पूरा, है ना, बट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना। फिर यहाँ पे इन पे भी देखो पूरा पीवाईक्यू टैग्ड। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो सब कुछ कंटेंट तो एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। अगेन फिर इकोलॉजी के सवाल इंपॉर्टेंट, इकोलॉजी से मैंने मार्क किए हुए हैं, इकोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉटनी में, ठीक है। जूलॉजी में हो गया, एनिमल किंगडम से 2 सवाल, ठीक है। एनिमल टिश्यू से 2 सवाल। अब इसमें फ्रॉग को कभी कभी वो एनिमल किंगडम का पार्ट कर देते हैं, तो फ्रॉग और अर्थवर्म भी स्किप मत करना, सवाल आ ही जाता है, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ कॉकरोच पढ़ूंगा, फ्रॉग और अर्थवर्म भी पढ़ना है, ठीक है। ये मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, फ्रॉग और अर्थवर्म आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, क्योंकि नई एनसीईआरटी में ये है, पुरानी एनसीईआरटी में कॉकरोच हटा दिया है ना। तो फ्रॉग और अर्थवर्म है तो आपको पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल सवाल आता है उससे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से अगेन 27% सवाल आते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 12 के भी फिर मैंने इसी तरह से मार्क किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। पीडीएफ इसका बेटा कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001, ठीक है। अब बोलोगे सर मुझे ना ये सीक्वेंस समझ नहीं आता, आप अपना सीक्वेंस बता दो, मैं आपका सीक्वेंस फॉलो कर लूंगा। तो सेम चीज बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंप्लीट बायोलॉजी इन 100 डेज। आपको पता है ऑलरेडी चल रहा है, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया सर, हमने सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया, हम अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी के मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर पे। तो सेल बायो मैंने इसलिए कंप्लीट किया, सेल बायो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम जेनेटिक्स करेंगे। तो अगर मेरे सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हो तो डेली 11:30 AM ये फंडा बॉक्स वाली किताब ऑर्डर कर दीजिए, कंप्लीट बायोलॉजी इन 100 डेज का लेक्चर मेरे साथ लगाइए, 100 दिन में पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी तुम्हारी विथ रिवीजन, ठीक है। उसके बाद एक और रिवीजन करेंगे, उसके बाद तुम आराम से टेस्ट के थ्रू रिवाइज करते रहना, तुम्हारी पूरी बायोलॉजी की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेम हम कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, ये तुम्हारा 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, और सेम हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, ये तुम्हारा 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, बेस्ड ऑन दिस वेटेज पैटर्न, जो वेटेज पैटर्न हम बता रहे हैं उसके लिए, ठीक है। इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, बट आपको इसमें वादा करना पड़ेगा। देखो बायोलॉजी तो भाई यार मेरी कंपनी है, मैं खुद से फ्री में पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मुझे बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, अगर आप रेगुलरली क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी।
तो भाई मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए दैट आई एम रेडी टू क्रैक नीट 2024। ठीक है, ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, तभी मैं मानूंगा आपकी बात। ठीक है, और तभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आपका अटेंडेंस कम हुआ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में मैं बंद कर दूंगा। बायोलॉजी के तो मेरा वादा है तुमसे, चाहे एक बच्चा भी देखेगा, बायोलॉजी की क्लास आपकी चलती रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में अपना वादा कीजिए और उस वादा को निभाइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ये पीडीएफ अच्छे से देखो एंड गो थ्रू दिस पीडीएफ एंड उसी हिसाब से अपना सीक्वेंस ऑफ चैप्टर बनाओ। अगर मुझसे चाहते हो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर कौन सा सीक्वेंस में पहले पढ़ना है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा t.me/anandmani001। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो t.me/anandmani001 और वहां पे मैं सीक्वेंस ऑफ चैप्टर या सिलेबस ट्रैकर को उसी हिसाब से मोल्ड करके कल तक अपडेट कर दूंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।